हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की मैथ में। हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, अध्याय 11। इसी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 11 है। 11 को आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें लिखा है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। समानुपात के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर अभी तक देख लेते, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए एक पेन की कीमत 5 रुपये और 2 पेन की कीमत क्या होगी। ठीक, तो इस प्रकार यह डैश होगी। इसी प्रकार हम 4 पेन की कीमत कितनी प्रकार से 12 पेन की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 4 पेन और 12 पेन की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पेन की संख्या x है, एक की कीमत कितनी है 5, 2 की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 3 की कितनी होगी 15 होगी, 4 कितनी होगी 20। इस प्रकार हम 5 की भी लग सकते हैं। यहाँ पर 5 कितनी हो जाएगी 25 होगी, क्योंकि 1 की 5 है। 6 की 30, 7 की 35 और 8 की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये तालिका दी हुई है, इसको अनुपात में हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है x1 अपॉन y1, तो x2 y2 बराबर में x3 y3 बराबर में x4 y4। इस प्रकार इसी क्रम में हम लिख सकते हैं। x समानुपात है y के। ठीक है, इस प्रकार को हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 5 लिखा है, 5 मीटर रिबन का जो मूल्य है 60 रुपये, उसी प्रकार 9 मीटर रिबन का मूल्य क्या होगा। इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि 5 का 60 है तो 9 का क्या होगा। ठीक, इसी प्रकार हम ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 का 1 का निकल आएगा, 5 का भाग दे देंगे 12 आ जाएगा, तो 9 का कितना होगा। 9 का यहाँ से हम निकाल सकते, जब 5 का 60 है मतलब 1 का कितना 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं इसको समानुपात के रूप में। ठीक, यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर जैसे दिया है x2 बराबर 5 है, y2 बराबर कितना दिया है वो 60, तो x3 कितना हो जाएगा 9 और y3 अपने लिए ज्ञात करना है। तो 5/60 बराबर 9/y3 बराबर होगा 5, 5 का गुणा होगा y3 में, तो y3 हो जाएगा 5y3 बराबर 60 का गुणा होगा 9 में, तो हम 5 का भाग दे देंगे 60 में, तो हो जाएगा कितनी बार 12 बार। 12 का गुणा होगा 9 में, तो 12 नंबर 108 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर उसी का है सेकंड। x1 बराबर x1 y1 बराबर दिया है 36, तो x2 बराबर दिया है 5, तो y2 बराबर है 60। इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। x1 बराबर 36, तो हम यहाँ से 12 का 12 पंची 60, 12 ती 36, यहाँ पर हम 5 का भाग 5 में दे देंगे, तो यहाँ पर x बराबर निकल के आएगा आपका 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, इसी प्रकार अन्य मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मुकुल लिखा है, मुकुल 75 कदमों में 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो 375 कदमों में कितनी दूरी तय करेगा। तो कदमों की संख्या x मानी गई है, दूरी मानी गई है y। तो पहले कदम कितने थे 75, दूरी नापी गई कितनी 50, फिर कदम कितने हुए 375, दूरी कितनी मापी गई y2। इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं 75/50 बराबर 375/y2। तो इसको हम यहाँ पर 25 का भाग दे देते, ऊपर 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 3 का भाग यहाँ पर दे देंगे तो चला जाएगा 125 के बाद, तो 2 का यहाँ पर गुणा होगा तो कितना होगा 250, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मजदूरों की संख्या दी है। मजदूरों की संख्या कितनी है, जैसे 15 में से 9 6 है, और इनकी जो दिनों की संख्या कितनी है 30 है। 15 के दिनों की संख्या कितनी, 15 मजदूरों के दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 दिनों की मजदूरों की संख्या यहाँ पर 12 है। तो इस प्रकार टोटल कितनी हो जाएगी 15 धन 3 धन 18 हो जाएगी टोटल मजदूरों की संख्या, और यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसको इस समानुपात में उसने व्यक्त भी कर दिया आगे जाके। ये यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 300 है, दिनों की संख्या 32 है, तो व्यक्तियों की संख्या 320 हो गई। यहाँ पर x बराबर ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 32 का इसमें भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 से यहाँ पर काट देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 30 दिन। कितना हो जाएगा। प्रश्न फर्स्ट है, यदि x तथा y प्रत्यक्ष अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका अनुपात होगा x/y बराबर k हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम इसको किस प्रकार व्यक्त अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि दी गई हैं दो राशियां x तथा y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, x में जो वृद्धि होगी वह y के समानुपात में कमी होगी। जितनी की x में वृद्धि होगी उतनी y में क्या होगी, कमी होगी। यही इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चीज का उल्टा बोल सकते हैं, जैसे कि 1 रुपया इस तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा 1 रुपया घट जाएगा। यही व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है,
निम्नलिखित में से विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं। अनुक्रमानुपाती का मतलब नहीं है कि जिस प्रकार जैसे 1 रुपया किसी का बढ़ रहा है तो सामने वाले का भी 1 रुपये बढ़ेगा, वो कहलाता अनुक्रमानुपाती। जबकि व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, जितना बढ़ रहा है उतना दूसरे का घट रहा है। तो यहाँ पर चाल बढ़ती है, जैसे जैसे कि लिखा है चाल बढ़ने पर समय क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, समय नहीं बढ़ता है। मूलधन बढ़ने पर साधारण ब्याज बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है। वस्तु की संख्या बढ़ने पर मूल्य भी बढ़ता है। त्रिज्या घटने पर वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है, घटता है। ठीक, यहाँ पर समानुपाती हो जाएगी, अर्थात अनुक्रमानुपाती कौन नहीं है, थर्ड यानी फर्स्ट वाला। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, और सेकंड वाले का ऑप्शन हो जाएगा ए, और फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी। इसके आंसर टिक कर लेना। अब यहाँ पर लिखा है यदि ए और बी परस्पर अनुक्रमानुपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ए और बी हैं जो परस्पर अनुक्रमानुपाती हैं, तब ए बराबर है 8 और बी बराबर है कितना, 12। तो ए और बी का संगत अनुपात ज्ञात करना है। तो एक संगत अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 40, और बी बराबर अर्थात इसका जो संगत अनुपात को संगत मानों का जो युग्म होगा ये हो जाएगा 40 और 75। ठीक, इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अनुक्रमानुपाती है, जिस रूप में ए बढ़ेगा उसी रूप में ए भी बढ़ेगा। ये अनुक्रमानुपाती के एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 मीटर लंबी एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, तो समान स्थिति में एक पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। हम इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, जैसे ऊंचाई कितनी है 14 मीटर, 14 मीटर। इसके खंभे की छाया कितनी है, इसकी खंभे की छाया हो जाएगी आपकी 10 मीटर। कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, खंभे की ऊंचाई तो 10 मीटर हो गई। अब निकालना क्या है, एक खंभे की ऊंचाई है, ये छाया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। जबकि इसकी परछाई कितनी है, इसकी परछाई हो जाएगी आपकी 15। तो क्या करेंगे हम 5 का भाग दें, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और 2 का इसमें भाग देंगे, 2 सत्ते 14। तो x बराबर क्या हो जाए, x बराबर हो जाएगी 7 गुणित 3 बराबर 21 मीटर। इसकी परछाई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 21 मीटर हो जाएगी। पहले ऊंचाई के नीचे इसकी छाया आएगी, यहाँ पर भी ऊंचाई है, ऊंचाई ज्ञात करना, तो ऊंचाई के नीचे इसकी क्या हो जाएगी, छाया आ जाएगी। ठीक है, एक समान अनुपात में लिख सकते हैं, ऊंचाई बटे छाया बराबर ऊंचाई बटे छाया। तो पहले की ऊंचाई 14 थी, हमने 14 लिख दी, उसकी छाया कितनी थी 10 मीटर थी, वो भी लिख दी। और दूसरे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो दूसरे की ऊंचाई x और इसकी छाया कितनी होगी 15। तो इसको गुणा करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद x बराबर 21 मीटर निकला। कितना निकला, 21 मीटर। ये आपका आंसर होगा 5 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर के बराबर है, अर्थात 1 किलोमीटर है जो कितने के बराबर है, ये 18 किलोमीटर के रूप में निरूपित करता है, तो मानचित्र में वही 12 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी को क्या बताएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 18 किलोमीटर, तब 12 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, अर्थात x इसका गुणा इसमें हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 गुणित 12, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 216 मीटर। कितना हो जाएगा, 216 किलोमीटर। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा समानुपात के बीच में। आगे देखते हैं, एक पर्यटन स्थल की बात करें। एक पर्यटन स्थल के निकट का जो पार्किंग शुल्क है वो इस प्रकार, जैसे 2 घंटे का पार्किंग शुल्क होता है 20 रुपये, और 40 का शुल्क होगा, 4 घंटे का होगा 40, 60 का होगा, 6 घंटे का होगा 60 रुपये, मतलब प्रत्येक घंटे का 10 रुपये है। तो 8 घंटे का कितना हो जाएगा 80 रुपये, 10 घंटे का हो जाएगा कितना 100 रुपये। इसी प्रकार जो कार पार्किंग है, कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय में किस प्रकार का अनुपात है। जैसे कार पार्किंग है जो शुल्क पार्किंग समय से परस्पर अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब यह है कि 1 घंटे में 10 रुपये, एक ही अनुसार जैसे जैसे घंटा बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर क्या और रुपया बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 घंटे, 1 घंटे में कितना है 10 रुपये, तो 2 घंटे में कितना होगा 20। तो यहाँ पर 4 घंटे में अर्थात यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 2 घंटे की, तो यहाँ पर मूल्य में भी कितने की वृद्धि हुई 20 रुपये की। यहाँ पर भी 2 घंटे की वृद्धि, तो यहाँ पर भी 20 रुपये की वृद्धि। यहाँ पर भी 2 घंटे की वृद्धि समय में, तो यहाँ पर भी रुपया में 20 रुपये की वृद्धि हो गई। यहाँ पर भी 2 घंटे की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर भी क्या हुई मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि हो गई। अर्थात जिस अनुपात में यहाँ पर समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में क्या हो रहा है, यहाँ पर रुपये में वृद्धि भी हो रही। तो ये क्या हो गया अनुक्रमानुपाती, क्योंकि समय के बढ़ने पर शुल्क भी यहाँ पर क्या होता है बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर आप नोट कर लेना, और इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है समझने के हिसाब से। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको दूरी और जो सीधा सा अनुपात निकाल देंगे। सीधी सी हम बात करें तो 85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर बराबर 1 घंटे में व्यक्त करना है, कितना 1 घंटे में, 1 घंटा बराबर कितना 50 किलोमीटर, एक घंटे में कितना जा रहा है 85 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा है।
या 60 मिनट है। तो हम क्या करेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे, 5 का इसमें भाग देंगे 12 मिनट निकलेगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 17 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 5 का इसमें भाग देंगे 17 पंजे 85 होता है और 12 पंजे 60 होता है। तो 12 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगा, ये जाएगा आपका 17 किलोमीटर, सीधा सा अनुपात में निकला है। फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं 85 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यहाँ पर बटा क्या कितना है, 1 घंटा है। तो x किलोमीटर 12/60 घंटे में कितना जाएगा, तो x को हमने यहाँ पर काट पीट देंगे तो x बराबर 17 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हमने यहाँ पर बता दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बराबर बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। अब देखें हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, माना कि प्रत्येक बच्चे को x लड्डू मिलेंगे, कितने मिलेंगे, x लड्डू। अब लड्डुओं की कुल संख्या कितनी है, 30 × 5 मतलब 150 है। अब क्या कर दिया उसने, 30 बच्चे थे, अब उसने क्या कर दी, 5 बच्चों की कमी कर दी, तो हो गए कितने, 25 × x हो गए। तो x 25 का हम यहाँ पर क्या करें, 5 का जाएगा भाग 5 बार और यहाँ पर जाएगा 5 का 6 बार, तो x बराबर कितने हो गए, 6 हो गए। तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके प्रत्येक बच्चे को 6 लड्डू। ठीक, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित करते हैं तो हम लिख सकते हैं 18 45, 18 × 45, क्योंकि 18 आदमी 45 घंटे काम करते हैं। ठीक, क्या लिखा है, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित करते हैं, मतलब 18 × 45, तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। हम इस प्रकार क्या लिखा है कि 27 घंटे में इसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कर देंगे, 18 × 45, अर्थात हम यहाँ पर माना कि श्रमिकों की कुल आवश्यकता है कितनी, x। तो हम क्या करेंगे, 9 3 27, 9 5 45, 3 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 30। अर्थात कितने लड़कों की आवश्यकता होगी या मजदूरों की होगी, 30 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, यदि नरेश 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 450 कदम चलता है तो 320 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलने होंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 400 मीटर की दूरी है, दूरी अपन ने ऊपर लिख दी, कदम कितने हैं 450, तो 450 कदम लिख दी। अब दूरी कितनी ऊपर यहाँ पर लिखी थी, तो यहाँ पर भी हम दूरी ऊपर लिखेंगे, बराबर में 320 मीटर कदम है, मीटर है, तो हमें कदम कितने चलेंगे, हम यहाँ क्या कर देंगे, भाग देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 8 का भाग देंगे यहाँ पर, अर्थात हम यहाँ पर भी 0 से 0 काट दें, 0 से 0 काट दिया तो बचा क्या, 4 का भाग देंगे 8 में, तो 8 चुको 32 हो जाएगा, 45 में 8 का हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 360 कदम। कितने कदम, 360 कदम चलना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, वृत्ताकार आधार वाले विभिन्न मापों के कुछ बर्तन लीजिए, प्रत्येक बर्तन में पानी की समान मात्रा भरिए, प्रत्येक बर्तन का व्यास तथा उस बर्तन में पानी की किस ऊंचाई तक है उसे माप कर लेके अपने परीक्षणों की सारणी बनाइए। यह क्या एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। बर्तन का जो व्यास होता है वो सेंटीमीटर में है, पानी के स्तर की ऊंचाई भी क्या है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एच यानी कि D1/H1 और D2/H2 बराबर D3/H3। तो हमें यहाँ पर देख लेते हैं H1 D1 D2 H2 D3 H3। ठीक, माना पानी का जो आयतन है V1 V2 और V3 है, तो पानी की मात्रा क्या है, यहाँ पर समान है, वॉल्यूम समान है, तो हम लिख सकते हैं V1 = V2 = V3। ठीक, समानुपात में, तो इससे पानी का जो समानुपात में यहाँ पर पानी समान मात्रा में दिया है, तो D1/D2 यहाँ पर इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। इसका जो प्रतिलोम समानुपात होगा, ये प्रतिलोम समानुपात नहीं है क्योंकि ये समानुपात में है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेना पूरा सॉल्व, फिर इसके बाद इसको यहाँ पर लिख देना कि यह प्रतिलोम समानुपात में नहीं, क्योंकि D1 H1 बराबर है D2 H2 के, बराबर है D3 H3 के। यहाँ पर ये सभी क्या है, समानुपात में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, किसी स्कूल भवन में पेंटिंग के लिए हल्का गुलाबी रंग करवाने की योजना बनाई गई। इस कार्य के लिए लाल सफ़ेद रंगों को मिलाकर हल्का गुलाबी रंग बनाया गया। दिए हुए मिश्रण में से निश्चित करें कि कौन सा हल्का गुलाबी रंग का शेड है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यदि एक पात्र बर्तन में 1 लीटर पेंट है और भवन के लिए 180 लीटर पेंट की आवश्यकता है, तो हल्के गुलाबी रंग में पेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए डार्क है, ए रेड है, ए वाइट है, वाइट है लेने पर इस प्रकार से हमने लिया। तो 5 सेट 5 लीटर के एक सेट है जिसमें 180 लीटर है, 5 का हम भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, 36 सेट होंगे। जिसमें लाल रंग की बात करें तो लाल रंग होगा कितनी, 36 सेट हो जाएंगे। और तो सफ़ेद रंग की क्या करें, सफ़ेद रंग में हम 36 × 4, क्योंकि 4 बार है,
वाइट कलर कितने 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 36 × 4 कर देंगे तो 144 आ जाएगा यहाँ पर। तो सफ़ेद कितने हो जाएंगे, सफ़ेद रंग के हो जाएंगे 144 लीटर मात्रा इसकी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, यदि 5 व्यक्ति हैं एक बिजली घर 5 व्यक्ति हैं एक बिजली घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, कार्य प्रारंभ होने से कार्य प्रारंभ होने से पहले 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, अब कार्य कितने दिन में होगा। जो व्यक्ति पांच व्यक्ति 6 दिन में कार्य कर रहे थे, अब वही व्यक्ति क्या हो गए, 5 व्यक्ति थे तो उसमें से 2 व्यक्ति हो गए बीमार, तो कितने बचे, 3 व्यक्ति बचे, तो 3 काम करेंगे उसी व्यक्ति को कितने दिन में, x दिन में। तो 3 काम भाग देंगे 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर निकल आएगा 10 दिन। ये कितने दिन में काम करेंगे, ये करेंगे अब 10 दिन में, क्योंकि पहले करते थे 6 दिन में। अब 2 व्यक्ति हो गए बीमार तो बच्चे कितने हैं, 3 है, अब तो 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, नहीं सॉरी 10 दिन में करेंगे। आगे क्या लिखा है, एक ही दिन में पुताई करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हम एक दिन में कराना है काम, तो आदमी कितने होंगे, आदमी मतलब x हो जाएंगे, तो 5 × 6 बराबर, अर्थात हम एक दिन में काम कराना तो 5 × 6 का 30 दिन लग जाए, यानी कि 30 आदमियों की आवश्यकता हुई यदि कोई काम एक ही दिन में कराना हो, उतना ही काम। तो ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं 2 क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। जैसे कि तीलियों की संख्या 4 में कितना है 90 अंश डिग्री से 6 60 अंश डिग्री सेल्सियस, और जो 8 तीलियां लगाई तो उसमें प्रत्येक का मान जो कितना है 45 है, 10 है तो 36 है, 12 है तो 30 है। इस प्रकार यहाँ पर उसने दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें कि प्रत्येक कोण का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। अर्थात जो 9 का था, अर्थात 360 को हमने क्या किया 360 दिया है, 360 में कितनी तीली 1 2 3 4 खंड है, तो 4 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 90 अंश, तो यहाँ पर 90 लिखा था। अब कितने खंड हो गए 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या कर दिया 6 का भाग दिया किसमें 360 में, 360 में 6 का भाग दिया तो क्या हुआ 60 अंश आया। अब उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखाना था, देखना था 8 का, 8 है तीलियां 8 खंड होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे 360 में 8 का भाग देंगे कितना निकलेगा 45 अंश निकलेगा। और वही अब 360 अब 10 का भाग देना 360 में, क्योंकि 10 खंड हो गए तो 10 का भाग देंगे तो 36 डिग्री होगा, 12 खंड हो गए तो 12 का भाग देंगे तो कितना होगा 30 अंश होगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। उसी प्रकार क्रमागत दिया हुआ कि अब हमने 12 तीलियों तक तो देख ली थी, अब बोला है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किस्म युग्म का कोण बनेगा। तो 360 में हम 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 अंश डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 उसी का दिया हुआ है, यदि क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच 40 अंश का कोण है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या कर देंगे 40 के इसमें भाग दें, 4 नाम 36, मतलब 9 तीलियों की यहाँ पर आवश्यकता होगी या 9 तीलियां लगेंगी, तो 9 तीलियों की संख्या यहाँ पर होगी। ठीक, इसी प्रकार ये मेरा अर्थात 11 पार्ट है, पार्ट 11 ये क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।